अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं फिज़िक्स, और वो भी कैम्ब्रिज का ओ लेवल्स का। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम पास्ट पेपर को पहले सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर अभी हम हैं टॉपिक नंबर 2 विच इज़ मोशन। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी, इसके अंदर मैंने पेपर 1 के जो एमसीक्यूज हैं वो सारे सॉल्व कर दिए थे, और इसके अलावा पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक को मैंने सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जाऊंगा, राइट। तो हम फौरन चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके जी, अब आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। इस स्क्रीन के अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या-क्या नज़र आता है। इस स्क्रीन के अंदर हमें नज़र आता है एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई स्कायर सेट ऑफ फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 3.4 मीटर पर सेकंड इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 5 सेकंड। एक स्कायर है जिसने जंप की, और जंप करने के बाद स्टार्टिंग के अंदर उसकी रफ्तार यानी वो रेस्ट में था तो 0 थी। उसके बाद जब वो जंप करता है तो वो एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेशन की जो रफ्तार है वो है 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही करता है। कितने टाइम तक? 5 सेकंड तक करता है। सवाल यहाँ पे है। अब सवाल आपसे पूछते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्कायर आफ्टर 5 सेकंड्स। एक बात। दूसरे पार्ट के अंदर आपसे ये पूछता है कि अगर एट 5 सेकंड द स्कायर स्टॉप accelerating and travel on the further 10 second at a constant speed। जब वो करता है तो ये आपसे दो सवाल और करता है। स्टेट द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकाल के दें, और इसके अलावा स्केच कर दें टाइम ग्राफ को, राइट। यानी जरा कॉम्प्लिकेटेड है, एक सवाल के अंदर मल्टीपल सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की। ए पार्ट के अंदर क्या कहते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्कायर आफ्टर 5 सेकंड। देखिए, आपको स्पीड निकालनी, एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपके पास पता है 3.4, और टाइम भी आपके पास पता है। डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ अगर हम जाएं तो वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि वो रेस्ट में था तो वो 0 आ गया। ए एक्सेलरेशन इज 3.4 एंड टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। जब हमने इस पूरी चीज को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ, पार्ट बी की तरफ, और उसके पहले और दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, राइट। बी के अंदर हमें क्या कहते हैं कि एट 5 सेकंड स्कायर स्टॉप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसकी स्टॉप होगी और वो ट्रैवल करने लगा फर्दर 10 सेकंड तक एट कांस्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड सेम रही है, एक्सेलरेशन नहीं हो रही। याद रखिएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि जब एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब फोर्स नहीं है। फोर्स से मेरा मतलब है नेट फोर्स 0 होनी चाहिए फिर। अब देखिएगा, स्टेट द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्काई ड्यूरिंग दीज 10 सेकेंड। जब तक वो इस टाइम पे ट्रैवल कर रहा है तो उसके अंदर नेट फोर्स कितनी होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है, क्योंकि F इज इक्वल टू एम है। और इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर आपको ये कहते हैं कि उस चीज को स्केच कर दें जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। हम जरा देखिएगा, पार्ट बी के पहले पार्ट की तरफ आए और हमने कहा कि हाँ, 0 रिजल्टेंट फोर्स है। क्यों भाई 0 रिजल्टेंट फोर्स है? क्योंकि आपके पास उसकी एक्सेलरेशन ही नहीं है। और दूसरे पार्ट के अंदर ये आपको कहता है कि उसके स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर दे, तो हम ड्रॉ कर देते हैं। स्काई ने डाइव किया 0 से, उसके बाद वो आया आया आया, उसकी स्पीड बढ़ते गए और 5 सेकंड तक बढ़ते गए, और 5 सेकंड तक बढ़ते उसकी रफ्तार कितनी होगी भाई? 17। और ये 17 आपको कैसे पता चला? इस रीडिंग से आपको पता चला, जिसके अंदर आपने टाइम रखा था 5 सेकंड, और वेलोसिटी आपकी आ गई 17 मीटर पर सेकंड, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद स्कायर ने वो चीज कंटिन्यू की, सेम वेलोसिटी को कंटिन्यू किया अगले 10 सेकंड तक। यानी 5 सेकंड तक आप ऑलरेडी मौजूद थे, उसके बाद 5 सेकंड से 10 सेकंड तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप 15 सेकंड पे आ गए। ये आपने सिंपल सा ग्राफ बना दिया। कितना सिंपल था, राइट। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। बी का तीसरे पार्ट के अंदर आपको ये क्या कहता है कि स्टेट how the distance traveled by a sky can be determined using the speed time graph। स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम ये कैसे निकालेंगे? ये आपको नहीं कहता कि आप सॉल्व करें, याद रखिएगा, ये कहता है सिर्फ बता दें कि आप कैसे निकालेंगे। सॉल्व करने का नहीं कह रहा है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट इसको सॉल्व करने लगता है और टाइम निकल जाता है। सिर्फ बताना है कि कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप एरिया अंडर द कर्व करेंगे, एरिया अंडर द कर्व करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा है कि भाई ट्रेपेजियम है आपके पास, ये ट्रेपेजियम है, ये शेप आपको, और आपके पास ट्रेपेजियम है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे? डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। किसके लिए? डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, एक कार है जो एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट से। याद रखिएगा, रेस्ट से और वो स्ट्रेट लाइन की तरफ जाती है, और उसके स्टार्टिंग के अंदर 14 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है।
उसके बाद गाड़ी ने स्पीड ले ली कितनी, 25 मीटर पर सेकंड की। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, सबसे पहला सवाल, गाड़ी की कितनी एक्सेलरेशन होगी, तो चलें हम देखते हैं गाड़ी की कितनी एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। फाइनली 25 था, इनिशियल 0 था, टाइम उसको कितना लगा, 14 सेकंड का लगा। इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई भाई साहब, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट सही लिखिएगा। अब दूसरे पार्ट के अंदर कहते हैं 14 सेकंड होने के बाद द स्पीड ऑफ द कार कंटिन्यू टू इंक्रीज बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। गाड़ी की स्पीड बढ़ती है बट एक्सेलरेशन कम हो जाती है। कहां से, फ्रॉम 70 to 80 second, from 70 to 80 second after the start the car move at the constant speed of 55। 70 से 80 सेकंड होने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी उसके बाद गाड़ी की जो रफ्तार थी वो कितनी होगी भाई साहब, 55 हो गई, 55 हो गई। अब आपको ड्रॉ करना है इस टाइम ग्राफ को। अब हमने ये बात की, इस टाइम ग्राफ के अंदर हमने ये बात की, पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं, जरा देखिएगा। हमने ये देखा कि गाड़ी स्पीड गाड़ी स्टार्ट होती है 0 से, वो स्पीड अप होती और 25 तक उसकी रफ्तार पहुंच जाती है, कब तक, 14 सेकंड के अंदर। ये है इसकी एक्सेलरेशन, राइट। अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद अब गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही है, डी एक्सेलरेट, देखिएगा इसका ग्रेडियंट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आपके पास कोई ग्रेडियंट ऐसे आता है इसका मतलब डी एक्सेलरेशन है, अगर कोई ग्रेडियंट ऐसे आता है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये राइजिंग है, ये फॉलिंग है, राइट। तो ये याद रखिएगा, इस केस के अंदर हमारे पास जो ग्रेडियंट है ये फॉलिंग है, इसकी वजह से हमने कहा ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है। होता गया और कहां तक पहुंचे हम, 70 सेकंड्स पे पहुंच गए। 70 सेकंड से 80 सेकंड तक ये आपको क्या बताते हैं कि भाई गाड़ी की जो रफ्तार है वो कितनी हो गई, 55 हो गई। यही चीज आपको ड्रॉ करके बतानी थी जो ऊपर वर्डिंग में लिखी हुई थी, राइट। उसके बाद पार्ट बी की तरफ हम आ जाते हैं। पार्ट बी के अंदर ये कहता है कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने के बाद ड्राइवर ने तो सीट बेल्ट पहना था, वो अपनी जगह पे ही ठहरा रहा, मगर उसके बराबर में किताब रखी थी नेक्स्ट सीट पे, वो मूव कर गई आगे। ये बताएं वो कैसे मूव कर गई। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ड्राइवर ने चूंकि सीट बेल्ट पहना था तो वो अपनी जगह पे स्टिक रहा, क्योंकि जैसे जर्क आया या ब्रेक आई तो सारा का सारा फोर्स टेंशन किसने ले लिया, सीट बेल्ट ने ले लिया और ड्राइवर आगे नहीं हुआ। मगर जो किताब बराबर के अंदर रखी थी उसके अंदर इनर्शिया था, यानी मास था और स्पीड भी थी, और उस इनर्शिया की वजह से उसको कोई स्पीड बेल्ट से हमने रोका तो नहीं था, सीट बेल्ट से, तो उसकी वजह से वो आगे फॉल आउट कर जाती है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है और इनर्शिया को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट ने एक बॉल ली या कोई चीज ली, उसको एक लॉन्ग फनल के अंदर ड्रॉप किया, और जो ये मेटल ट्यूब के अंदर ये जो था, स्टूडेंट ड्रॉप अ स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ ऑयल, ये सिलेंडर ऑफ ऑयल था। द ऑब्जेक्ट फॉल अलोंग साइड वर्टिकल रूलर, उसके साथ हमने रूलर भी लगाया था और कैमरा भी अटैच था जो कि हर सेकंड्स के बाद उसकी रीडिंग लेता था। तो हमने कहा कि अच्छा स्टार्टिंग इधर ये यहाँ से ड्रॉप हुआ, पहले सेकंड गुजरने के बाद, तीसरे सेकंड गुजरने के बाद, पांचवें सेकंड गुजरने के बाद हमने इसके डिस्टेंस को देख लिया और रिकॉर्ड भी कर दिया। अब हमसे ये क्या करते हैं, हमसे ये सवाल करते हैं ऑन द ग्रिड फिगर नंबर 1.2 प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कितना सिंपल सा सवाल है, जरा देखिएगा। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले के अंदर बनाना है, ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है और ये फ्री के मार्क्स है। जरा देखिएगा, हमने उसकी रीडिंग ली, 0 टाइम पे वो 0 पे था, 1 टाइम पे वो 0.5 पे था, 2 टाइम पे 1.6 पे, 5 टाइम पे वो 7 पे। अब जो रीडिंग आपके पास मेरे बच्चे आ रही है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करनी है। 0 पे 0 मैंने सर्कल लगा दिया, उसके बाद जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी थी, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 0.5 का था, यहाँ पे 0.5। जब टाइम 2 था तब उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 1.6 का, ये 1.6 का। टाइम 3 पे 3 था, तो देखिएगा ये टाइम 3 पे 3 था। इसी तरीके से आपको पूरा ग्राफ बनाना है, इट्स वेरी 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 सिंपल। और इस ग्राफ के ग्रेडियंट को हम देख के ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग मोड पे है, राइट। ये हमने पार्ट ए को सॉल्व कर दिया। पार्ट बी के अंदर आपको क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट स्पीड for some time. State and explain how the distance time graph that the speed is constant. इस ग्राफ के अंदर ही आपको ये बताते हैं कि इसकी कुछ रफ्तार, कुछ हिस्से की रफ्तार बड़ी कांस्टेंट है, ये समझा दें और एक्सप्लेन कर दें ये क्यों है। अब इस ग्राफ के अंदर सिर्फ अगर आप 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक तो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और स्टेबल से भी समझ में आ रहा है। 3 सेकंड पे इसकी डिस्टेंस था 3, 4 सेकंड जैसे टाइम बढ़ा तो इसका डिस्टेंस 2 बढ़ गया, यानी पहले 3 था अब ये 5 हो गया। टाइम 1 सेकंड और बढ़ा तो अब 5 के बाद सेम डिस्टेंस बढ़ा, यानी अब ये 7 पे आ गया। तो हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि सेम इंटरवल ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ये आपको एक्सप्लेन करना था।
जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ भी है। इसके ग्रेडियंट को हम देख के ये पता कर सकते हैं और उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। अब यहाँ पे जब भी आपसे ये सवाल करेगा कि नेट फोर्स इसकी 0 हो जाएगी, ये क्यों हो जाएगी? इसका सिंपल एक आंसर है कि फॉरवर्ड फोर्सेस शुड इक्वल टू बैकवर्ड फोर्सेस या डाउन फोर्सेस इक्वल टू द अप फोर्सेस। तो इस केस के अंदर फोर्स आर बैलेंस, और जब फोर्सेस बैलेंस होती है तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती, बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ आपको ये सिखाता है F इज इक्वल टू m में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन व्हेन द मास इज केप्ट कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी वजह से इसका अल्टीमेटली फोर्स का इफेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाता है और उसका ये आंसर आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड है, प्लीज देखिएगा। एक क्रिकेटर है हमारे एग्जाम्पल के तौर पे शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी साहब को किसी ने बॉल करवाया और शाहिद अफरीदी साहब ने उसको खेला, किस इस तरीके से खेला कि बॉल ऊपर चला जा रहा है, राइट। अब आपको ये सवाल करते हैं, ड्यूरिंग द गेम क्रिकेट अ प्लेयर हिट अ बॉल विद अ बैट, द बॉल देन ट्रैवल वर्टिकली अपवर्ड इन द शो इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर भी बता रहा है। कहता क्या है, द बॉल द स्पीड ऑफ द बॉल इट लीव्स द बैट इज 8.7। जैसे बॉल बैट पे लगता है तो उसकी जो रफ्तार आती है वो कितनी आई? 8.7 आई, ठीक है। बॉल का अपना वजन कितना था? 0.16 किलोग्राम का था। हमें मास को डिफाइन करना है और बताना है कि नेम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास। ये दो सवाल एक एक मार्क्स के हैं। कितना सिंपल है। मास की डेफिनेशन किसको नहीं आती? मास को किस तरीके से निकालेंगे, ये किसको नहीं आता? इट्स वेरी सिंपल। पार्ट 2 के अंदर आपको ये कहते हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। ओके, तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। ए के लिए हमने ये कहा, इसकी वर्किंग ये रही। ए के अंदर दो पार्ट थे। पहले पार्ट के अंदर है कि मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, और इसको हम कैसे निकालते हैं? बीम बैलेंस से निकालते हैं और टॉप पेन बैलेंस से निकालते हैं। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम मास 0.16, वेलोसिटी अभी आपने निकाली 8.7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 6.1 जूल। पार्ट ए हो गया। पार्ट ए के पार्ट 1, 2 दोनों हो गए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर आपको ये बताता है, ये फिगर, ये डायग्राम आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है। सही हो गया। इस डायग्राम को मौजूदगी की बात आपसे ये सवाल करता है। फिगर नंबर 8.2 शो द immediately after being hit the ball has a negative acceleration। ball negative acceleration पे आता है, सही है। state the name of the negative acceleration, इसको कहते क्या है, और द स्टेट हाउ द ग्राफ शो द बॉल इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये दोनों थियरी बेस्ड सवाल है, एक एक मार्क्स के। जरा देखिएगा ग्राफ को। ग्राफ के अंदर चूंकि ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन पता कैसे चलती है? विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट पता चलती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था। तो इसका मतलब कुछ पार्ट, इसको अगर हम आंसर करते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल वही है। नेगेटिव डी एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, और नेगेटिव ग्रेडियंट की मदद से हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। बी के 1 के दोनों पार्ट हो गए। अब बी के 2 की हम बात करते हैं। बी का 2, ये आ गया बी और इसका आ गया 2। द टाइम एट विच द बॉल स्टॉप मूविंग अपवर्ड, अब वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और दूसरा, द डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर द बॉल स्टॉप मूविंग अपवर्ड, मैक्सिमम हाइट तक वो ऊपर जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो वो टाइम मुझे बताइएगा। इस ग्राफ के अंदर ये टाइम है, ये वाला डॉट। बॉल हिट हुआ, उसकी एक्सेलरेशन कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई। जब इस टाइम पे पहुंचा तब उसकी एक्सेलरेशन ऊपर जाने के लिए 0 हो गई। फिर वो अब नीचे वापस आएगा, यानी ये वो टाइम है जहां पे बॉल की एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त रुक गई। तो हमें ये वो टाइम मिला। इट्स अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 8.89 के आसपास हो गई है। और इसका एरिया हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें निकालना है कि ये कितनी हाइट तक गया। कितनी हाइट तक गया? सिंपल, एरिया अंडर द कर्व निकालें। ये ट्राइंगल है, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपके पास एरिया का फॉर्मूला है, ये आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिएगा टाइम हमारे पास आया 8.89 और डिस्टेंस कैसे आया? एरिया अंडर द कर्व हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास टाइम था 89 और इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी? 8.8 थी। देख लें एक दफा, वेरीफाई फिर भी कर लें। ये वाली जो हाइट है ना भाई साहब, ये वाला जो पॉइंट है, ये है हमारे पास 8.8, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा। ओके जी, हमने ये दो पार्ट भी कर लिए, हमने ये दो पार्ट भी कर लिया। अब हम पार्ट 3 की तरफ आते हैं। सजेस्ट व्हाई द ग्राफ 8.8 ऑलमोस्ट वर्टिकल व्हेन, जब टाइम आपके पास 1.84 हो जाता है, राइट। तीसरे पार्ट के अंदर ये कहते हैं कि ये ग्राफ इतना वर्टिकल कैसे हो गया। ये देखिएगा, जैसे बॉल ऊपर जाते जाते 0 हो गया
उसके बाद बॉल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, और फिर अचानक से उसकी एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में बहुत तेजी से फर्क आता है, क्विकली डी एक्सेलरेट होता है। इसका रीजन क्या है कि जब वो ग्रास पे गिरेगा या जमीन पे गिरेगा तो अचानक से रुक जाएगा, ये वो रीजन है, तो उसकी स्पीड फौरन से कम हो जाएगी। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं बॉल रिमेन स्टेशनरी आफ्टर दिस। अच्छा, यहाँ यहाँ हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और इसके सोल्यूशन के अंदर हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, राइट, पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा पार्ट 3 के अंदर क्या कहता है कि भाई बॉल अचानक से डी एक्सेलरेट क्यों हुआ, क्योंकि वो रेस्ट के अंदर आ गया, जमीन के साथ कांटेक्ट के अंदर आ गया, और उस टाइम पे वो सारी एनर्जी का क्या हुआ, यानी बॉल इतनी रफ्तार से जा रहा था फिर अचानक से रुक गया, तो एनर्जी का क्या हुआ, तो भाई साहब वो सारी की सारी एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। बॉल जैसे जमीन पे लगता है तो बॉल पे एक फ्रिक्शन आती है, उस फ्रिक्शन की वजह से बॉल गर्म हो जाता है और वो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि पार्ट 4 था। हमने 1 2 3 4 किसके कर दिए, हमने बी के 1 2 3 4 समझ लिए। अब हम सी के 1 की तरफ आते हैं। सी के अंदर ये कहता है द बॉल मूविंग इन द वे शोन द इफेक्ट ऑफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। मान लें अगर आपके पास एक छोटा बॉल है, वो कैसे मूव करेगा, यानी वो ज्यादा डिस्टेंस दूर तक जाएगा या ज्यादा हाइट पे जाएगा, ये आप बताएं। इसके सिंपल से एग्जांपल कुछ इस तरीके से लें, अभी तो आपके पास कॉक का बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, मगर अगर आपके पास टेबल टेनिस का बॉल होता, तो अगर आप इतनी फोर्स से उस बॉल को हिट करते तो वो इतना ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाता जितना नॉर्मल क्रिकेट का बॉल जाता है, ना ही उस रफ्तार से जाता, बिकॉज ऑफ मास। क्रिकेट के बॉल का वजन बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू द टेबल टेनिस बॉल। अब हम इसके आंसर को भी पढ़ के देख लेते हैं। सी के अंदर ये कहते हैं द बॉल विद स्मॉलर मास विल रीच स्मॉलर हाइट, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था। और वो अल्टीमेटली जब उसका ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ बहुत ज्यादा स्टीपर बनेगा, यानी बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसा भी आपके पास ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अगर लाइट बॉल का यानी हल्के बॉल का अगर ग्राफ बनाते तो उसका ग्राफ ऐसे बनता, फौरन से डी एक्सेलरेट होता, और इसका एरिया अंडर द कर्व भी कम था, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करता, राइट। चलें, ये बात तो हमने यहाँ पे समझ ली और इसको यहाँ पे हमने पढ़ भी लिया। इसका मतलब वो अल्टीमेटली स्मॉलर डिस्टेंस कवर करेगा और उसकी रफ्तार भी कम होगी। यहाँ तक हमने सी कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम नंबर 9 की, और उसको भी आपको देखना है। मेरे वीडियो लेक्चर को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।